हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। आज एक और आईपीओ की रिव्यू वीडियो आ रही है सूरज स्टेट डेवलपर लिमिटेड की, जहां पर हम इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। बट उसी के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास होने वाला है, बिकॉज यहाँ पर 6 आईपीओ एक साथ होने वाले हैं और साथ ही साथ 3 एसएमई आईपीओ यानी कि 6 मेन लाइन आईपीओ प्लस 3 मेन लाइन आईपीओ, यानी कि 9 आईपीओ टोटल हो चुके हैं। तो वहां पर किस तरीके से हमारा पैसा मैनेज होगा, किस तरीके से हमें कौन से आईपीओ में प्रॉपर्ली हमारे पास बेटर ऑप्शन होने वाली है, उन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मैं एक बार आपको दिखाने की कोशिश भी करता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर मैं अपने पर्सनल डिसीजन देने की कोशिश करूँ, तो उन सभी पॉइंटर्स को नजर में रखते हुए ऑलमोस्ट सर्टन है कि मैं इस आईपीओ को अवॉइड कर दूंगा। ज्यादा से ज्यादा अगर मुझे ये आईपीओ अप्लाई करना भी पड़ा कि मेरे पास तो अच्छा खासा पैसा है, मुझे दिक्कत ही नहीं है, चाहे 9 की जगह जहाँ पे 15 आईपीओ ही क्यों ना होते, तो वहां पर भी मैं इसे, अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो ज्यादा से ज्यादा मैं रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने की कोशिश करता। बट वहां पर भी कुछ कंडीशंस आ जाती, जिनके बेस पर ही मैं इसे रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करता। और वो कौन सी कंडीशन होने वाली है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के एंड में। बट अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर मुथूट माइक्रो फाइनेंस, मोती सन्स, सूरज एस्टेट डेवलपर, हैप्पी फोर्जिंग, आरबीजेड, मुफ्ती, मीना सवर, इन 6 आईपीओ में हमारा पैसा एक साथ ब्लॉक होने वाला है। 3 आईपीओ का इस दिन हो जाएगा और 3 आईपीओ का नेक्स्ट दिन हो जाएगा। और उसी के साथ साथ 3 ये एसएमई आईपीओ, जिनमें भी हमारा 21 दिसंबर तक सभी पैसा ब्लॉक हो जाएगा अगर ये एसएमई आईपीओ भी अच्छे होते हैं, जिन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे और आपको इनकी भी रिव्यू वीडियोस मिल जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करके रखिएगा। अगर मैं बात करूं, जो भी हमारा पैसा जहां पर ब्लॉक होगा 20 दिसंबर को, वो 21 दिसंबर को अनब्लॉक होगा, लेकिन वो रात के टाइम पे होगा जब 22 के मॉर्निंग पे। तो ऐसे में हमारे पास इस पैसे को अगर नहीं मिलता तो इस आईपीओ में हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास 6 आईपीओ और 3 आईपीओ हो चुके हैं। अगर हम वैसे बात करते हैं तो हमारे पास इससे बेटर ऑप्शन कौन-कौन सी आ जाती है। सबसे पहले तो मोतीसन ज्वेलर्स, जिसकी आज के टाइम पे रैंकिंग 1 चल रही है अकॉर्डिंग टू जीएमपी। फिर आ जाता है हमारे पास हैप्पी फोर्जिंग सेकंड नंबर पर। थर्ड पे आ जाता है मुफ्ती मेंसवेयर, ये हमारे पास 3 आईपीओ की हो चुकी है, सॉरी मुफ्ती मेंसवेयर। और फोर्थ नंबर पर आ जाता है हमारे पास मुथूट माइक्रो फाइनेंस। और ऐसे में 4 हमारे पास अच्छी ऑप्शन आ चुकी है। और हम सभी के पास लिमिटेड पैसा होता है, तो हमें हमारे अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हो कि इस पर अलग से मैं वीडियो बना दूं कि कौन-कौन से आईपीओ में किस तरीके से हम हमारे पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं, तो आप कमेंट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो मैं वहां पर कोशिश करूंगा कि आपको इस वीकेंड पर इस बारे में डिटेल्ड में, ताकि आप लोगों को इजी हो किस तरीके से हमें मैनेज करना है, तो उस तरीके से हम वहां पर एक वीडियो बना देंगे। एनीवे, जहां पर मैं अपना पर्सनल डिसीजन दे चुका हूं जो फाइनल नहीं है। फाइनल डिसीजन मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्की लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। तो जो उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को हमारे मार्केट का पैच और ब्रेकअप के डेली शो में भी अपडेट कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं, तो 1986 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। अगर मैं कंपनी के काम की बात करूं तो एक ऐसा सेक्टर है जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है। सर, आप तो कह रहे हो ये सेक्टर आपको काफी ज्यादा पसंद आता है और आप इसी आईपीओ को अवॉइड करने की बात कर रहे हो। उनके भी अलग अलग रीजन है जो हम इस वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो ये एक ऐसे सेक्टर की कंपनी होने वाली है, रियल इस्टेट कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा बूम पर भी है। और इसका एक सबसे हाई स्टॉक जो सभी का पसंदीदा है। और इस सेक्टर का राजा शेयर होने वाला है एलटी, तो आप सभी समझ चुके होंगे। और उसने अच्छा खासा पैसा आप लोगों को बनाकर भी दिया है। एनीवे, कंपनी डेवलप करती है रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल रियल एस्टेट को इन द साउथ सेंट्रल मुंबई रीजन। इन शॉर्ट, जो भी लोग मुंबई के होंगे उन्होंने ये नाम सुना होगा। बट कंपनी डजंट प्रोवाइड, मतलब कि कंपनी जहां पर कोई भी इन हाउस कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती है। और ये पूरा का पूरा 100% डिपेंडेंट होने वाला है इनका थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स में फॉर द कंस्ट्रक्शन सर्विस ऑफ इट्स प्रोजेक्ट। मतलब कि कंपनी खुद कंस्ट्रक्ट नहीं करती है, ये थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट देती है और वहां पर कंस्ट्रक्शन करवाती है। तो ये एक मेन दिक्कत आ जाती है, अगर कंपनी खुद ये काम करती तो वो हमारे लिए ज्यादा बेस्ट होने वाले था।
एनीवे कंपनी ने अभी तक 42 प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है इन द साउथ सेंट्रल मुंबई रीजन और इनके पास 13 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है एंड 16 अपकमिंग प्रोजेक्ट होने वाले हैं। मतलब कि यहाँ पर तो ये हमें अच्छी डिटेल देखने को मिल चुकी है। और उसी के साथ साथ जो कंपनी के प्रोजेक्ट है उनमें इंक्लूडिंग आ जाती है सूरज एलेक्जेंड्रा, आईसीआईसी अपार्टमेंट, सीसीआई भवन, ट्रैंकिल, वेवन, एलिजाबेथ अपार्टमेंट, मोन डेसिर, एंथोनी अपार्टमेंट, जहां पर आप सभी नाम पढ़ सकते हो। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो कंपनी के पास एज ऑफ 30 सितंबर 23 कंपनी के पास इंक्लूडिंग इट्स सब्सिडरी 126 परमानेंट एम्प्लॉयज होने वाले हैं। और उसी के साथ साथ इन्होंने मोर देन 10 लाख स्क्वायर फीट को इन मुंबई में डेवलप किया है। इन द रेजिडेंशियल पोर्टफोलियो में अगर हम बात करते हैं, सूरज एस्टेट इज प्रेजेंट इन द वैल्यू लग्जरी एंड लग्जरी सेगमेंट इन वेरियस प्राइस कैटेगरीज, जहां पर रेंजिंग आ जाती है ₹10 मिलियन टू 130 मिलियन की। और उसी के साथ साथ अगर हम कमर्शियल सेगमेंट में बात करते हैं तो सूरज स्टेट हैज बिल्ट एंड सोल्ड कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर फॉर इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स, नेमली सरसावत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जो प्रभा देवी के नाम से जाना जाता है, और एनएससी नेशनल स्टॉक ऑफ इंडिया, जिसका नाम तो आप सभी ने सुना होगा। और स्पेशली स्टॉक मार्केट में अगर आपने एनएससी का नाम ना सुना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। मतलब कि कंपनी का काम तो देखो अच्छा है, बट दिक्कत काम में मुझे सबसे मेजर जो देखने को मिली है कि ये थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स को से अपना काम करवाती है, खुद काम नहीं करती है, जो मेरे लिए एक मेजर नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अब अगर हम इसकी बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 18 ऑफ दिसंबर को, क्लोज होगा 20 ऑफ दिसंबर को, अलॉटमेंट होगी 21 ऑफ दिसंबर से, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 22 ऑफ दिसंबर से, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 26 ऑफ दिसंबर की। उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं ₹5 पर शेयर वैल्यू की फेस वैल्यू रहने वाली है। कट ऑफ प्राइस रहने वाला है 340 टू 360 रुपीज का। अगर ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, जिसकी हमें नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगी जब हम अप्लाई करते हैं फाइनल डे पर, तो हमें 360 रुपीज को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा कट ऑफ प्राइस को, और वहां पर एक लोट से ज्यादा अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होने के बाद वहां पर एक से ज्यादा एप्लीकेशन एक ही पैन कार्ड से लगाने का कोई यूज नहीं होता है। 41 शेयर्स का एक लोट रहने वाला है। टोटल इशू साइज हो जाएगा 400 करोड़ का, और जो कि पूरा का पूरा रहने वाला है फ्रेश इशू, जो मुझे इस कंपनी का सबसे बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिला है। बीएसई एनएसई दोनों पर ये लिस्ट होने वाला है। अगर हम कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड में 50% का, रिटेल में 35% का, एचएनआई में 15% का। अगर हम आईपीओ के लोट साइज की बात करते हैं तो एक कैटेगरी रिटेल में एक लोट 41 शेयर्स का रहने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,760 रुपीज की। स्मॉल एचएनआई में 14 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,06,640 रुपीज की, सॉरी 6,640 रुपीज की। बिग एचएनआई में 68 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,03,680 रुपीज की। अब अगर हम आईपीओ के मेन मुद्दे की तरफ चलते हैं, यानी कि अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेकआउट करने की कोशिश करते हैं, तो टोटल से 792 करोड़, जो इंक्रीज होते होते 2023 में पहुंच चुका था 942 करोड़ के, और 30 जून में 994 करोड़ की। अगर हम देखते तो अच्छी ग्रोइंग रेट हमें डिसेंट देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो 244 करोड़ का था, जो इंक्रीज होते थे 273, एंड देन 2023 में पहुंच चुका था 307 करोड़। 30 जून 2023 में था 102 करोड़ का, जहां पर भी अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिली है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, 6 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 26 करोड़ का, एंड देन 32 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। 2 सालों में अप्रोक्स 5x से इनका प्रॉफिट मल्टीप्लाई हुआ है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30 जून 2023 में था 14 करोड़ के पास का। नेटवर्थ 86 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में कैश इनके पास 70 करोड़ का, और टोटल बोरिंग से 598 करोड़ की, जो भी हमारे पास एक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है। क्यों? क्योंकि इस कंपनी के पास बोरिंग्स काफी ज्यादा होने वाली है, और अगर हम इसके प्रॉफिट या कैश प्लस नेटवर्क से भी देखते हैं तो काफी ज्यादा बोरिंग्स यहाँ पर होने वाली है। बट जो ये सेगमेंट है कंस्ट्रक्शन का, वहां पर हमें बोरिंग्स देखने को मिलती है, बट वहां पर उन कंपनीज के पास अच्छी ग्रोथ रेट, अच्छा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होने वाला है, तो इस वजह से वहां पर हमें इतनी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही उनके फाइनेंशियल में। क्योंकि अगर हम इन सेक्टर के फाइनेंशियल से जाकर कंपेयर करते हैं, तो वहां पर जितनी ग्रोथ रेट उन सेक्टर्स में हमें देखने को मिली है, उतनी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिली है, और काफी ज्यादा छोटी कंपनी भी होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ अच्छी है, 5 टाइम मल्टीप्लाई हो चुके हैं 2 सालों में, बट
जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो वहां पर अगर आप सोच लो कि एक प्रोजेक्ट भी फेल हुआ, वहां पर कितने करोड़ों का नुकसान हो सकता है और वहां पर किस तरीके से कंपनी, अगर ऐसा होता है, होगा या नहीं होगा, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे, बट हमें हमेशा वर्स्ट सिनेरियो भी लेके चलना पड़ता है किसी भी कंपनी के लिए, या फिर अगर हम कोई भी काम करते हैं, या हमें कोई भी बिजनेस शुरू करना हो, या हमें कहीं पर भी कुछ भी करने की सोच रहे हैं, हम हमारे लिए, इनफैक्ट हमारे बच्चों के लिए जब कुछ भी करने की सोचते हैं, तो वहां पर हमें एक नेगेटिव पॉइंट भी लेके चलना पड़ता है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या हम वहां पर किस तरीके से अपने आप को मैनेज कर पाएंगे। तो वहां पर अगर ऐसे में कोई भी प्रोजेक्ट फेल होता है, तो इस कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि इतना ज्यादा कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो उस वजह से अगर मैं हम ओवरऑल में फाइनेंशियल्स की बात करते हैं इंक्लूडिंग सेक्टर वाइज, तो वहां पर यहाँ पर मैं बी ग्रेड के ही फाइनेंशियल्स कहूंगा, ए ग्रेड का फाइनेंशियल मैं जहां पर नहीं कह सकता हूँ, जिसकी वजह से मुझे इसके फाइनेंशियल ज्यादा अच्छे नहीं लगे। खैर, हर किसी का अपना अपना माइंडसेट होता है, बट क्योंकि मैं थोड़ा सा सिविल इंजीनियरिंग से हूँ, तो वहां पर मुझे इन चीजों की नॉलेज है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर इतनी डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करी है। एनीवे, अगर हम आगे बात करें कंपनी अपना ये आईपीओ लेकर ही क्यों आ रही है, तो इनको अपनी बोरोइंग्स की पेमेंट करनी है, जो भी इन्होंने ले रखी है, या इनकी सब्सिडरीज ने ले रखी है, जिनमें आ जाते हैं कोड एक्सटेट प्राइवेट लिमिटेड एंड आइकॉनिक प्रॉपर्टी डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, और उन्हीं के साथ साथ इनको कुछ एक्विजिशन करनी है लैंड्स की और लैंड डेवलपमेंट राइट्स की। हालांकि जो इसका सेकंड पॉइंट है ना ऑब्जेक्टिव का, ऐसे पॉइंट्स की वजह से मुझे कंपनीज के आईपीओ अच्छे लगते हैं, क्योंकि ऐसे जो आईपीओ आते हैं जहां पर उन्हें कुछ ग्रोथ के लिए, चाहे जमीन लेनी हो, या फिर अपने आप को ग्रोथ के लिए कोई फैक्ट्री खोलनी हो, या फिर कुछ भी ऐसा करना हो जहां पर कंपनी की ग्रोथ पे पैसा लगता है, वहां पर कंपनी का लॉन्ग टर्म एक अच्छा बनता है, जिसकी वजह से ऐसी कंपनी मुझे पसंद आती है। एडिशनल पॉइंट है जो हमें हर कंपनी में आने वाले टाइम में स्टडी करने को जरूर मिलेगा, और हमारे लिए लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा काम में आने वाला है। और थर्ड आ जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि जहां पर हमने हर पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, तो फंडामेंटल्स में पी 35.64 की, पोस्ट पी 49.81 की, मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1597 करोड़ की, रिटर्न ऑन इक्विटी 58.18% की, जबरदस्त, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 21.93% की, गुड, डेट टू इक्विटी रेशियो 8.31 की, काफी ज्यादा है, जो इस कंपनी का सबसे मेजर नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। ईपीएस 10.11 की, ओके ओके हम बोल सकते हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्क 58.18% की, जो भी काफी जबरदस्त है। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट और रिटर्न ऑन नेटवर्क को देखते हैं, तो हमें वहां पर कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है, बट डेट टू इक्विटी रेशियो काफी ज्यादा है, और ईपीएस ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम ओवरऑल में फंडामेंटल्स की बात करते हैं जहां पर, तो मैं यहाँ पर ए माइनस के फंडामेंटल कहूंगा, ड्यू टू सिर्फ और सिर्फ डेट टू इक्विटी रेशियो, जहां पर मैं ए प्लस में नहीं जाऊंगा। बट अगर हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन में जाकर चेकआउट करने की कोशिश करते हैं कंपनी के पीयर कंपटीटर्स को, तो वहां पर सबसे पहले इनका आ जाता है ओब्रोय रियलिटी, जिसका पी है 20.44 का, सनटेक रियलिटी 3724 का पी, काफी ज्यादा है। खैर, की स्टोर का 79.58 का, श्रीराम प्रॉपर्टी 17 पॉइंट का 02 का, महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर का 73.91 का, डीवी रियलिटी का माइनस में है, हब टाउन का 10.93 में। अगर हम पीयर वाइज देखते हैं, तो जहां पर कुछ कंपनी ऐसी है जिनसे ये महंगी भी आ रही है और कुछ से सस्ती भी आ रही है, बट अगर हम वैल्यूएशन वाइज जाकर चेकआउट करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर कंपनी एक हैवी डिमांड कर रही है वैल्यूएशन की, और यहाँ पर हमारे लिए एक लिस्टिंग का स्कोप नहीं छोड़ा है कंपनी ने, मतलब कि काफी महंगा ये आईपीओ भी आ रहा है। नेगेटिव पॉइंट्स काफी ज्यादा है इस कंपनी के, जिसकी वजह से मेरा इस आईपीओ में इंटरेस्ट कम हो जाता है। ओ, उसी के साथ साथ अगर हम इसके जीएमपी की भी बात करते हैं, तो आज के टाइम पे इसका जीएमपी चल रहा है अप्रोक्स 15% का, जो हम ओके ओके सा ही बोल सकते हैं, क्योंकि बाकी आईपीओ के कंपैरिजन में अभी तक का इसका जीएमपी इतना अच्छा हमें देखने को नहीं मिल रहा है, जितना हमें बाकी आईपीओ का देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर काफी बेटर अपॉर्चुनिटीज मेरे पास सामने खड़ी है, तो वहां पर मैं अपना पैसा वहां पर ग्रो करने की कोशिश करूंगा, जहां पर मुझे एक ऐसी उम्मीद हो कि एक अच्छी प्रॉफिट और अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मैनेज करते हुए कि किस तरीके से मुझे वहां पर, ठीक है, रिस्क हर आईपीओ में रहेगा,
चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, क्योंकि आखिर में किसी भी कंपनी के साथ कुछ भी हो सकता है, लिस्टिंग कैसी भी हो सकती है, कोई भी ऐसी न्यूज आ सकती है जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट एटलीस्ट उस चीज की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा कम होती है और ना मात्र लगभग होती है। बट अगर ऐसा कुछ होता है तो वहां पर तो हमारा रिस्क हमेशा रहेगा ही रहेगा। बट यहाँ पर कंपनी मुझे फंडामेंटली साउंड ना लग रही हो, वहां पर मैं उन कंपनीज में जाना चाहूंगा जो ऑलरेडी फंडामेंटली काफी साउंड है। तो वहां पर हमारे पास सभी के पास लिमिटेड पैसा है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग अपना डिसीजन बनाना पड़ेगा। कमेंट कर दीजिएगा अगर आप चाहते हो कि किस तरीके से हम हमारे पैसे को मैनेज करें इन आईपीओ में, क्योंकि काफी सारे आईपीओ खुलने वाले हैं। बट इसमें जो भी डिसीजन था मेरा, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आप अपना डिसीजन पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को मैनेज कर लीजिएगा एंड देन एट लास्ट में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई डिसीजन बनाकर ही आईपीओ को अप्लाई करना है या अवॉइड करना है, वो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है। यहाँ पर हमने सिर्फ कंपनी को स्टडी करने की कोशिश करी है, किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव हमने कंपनी को स्टडी किया है। एनीवे देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।